हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोज में पढ़ा कि किस प्रकार के एरर्स यानी कि गलतियां प्रीपोजिशन चैप्टर में जनरली होती है, और दूसरे वीडियो में हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन होता क्या है, और उसमें दो तीन चीज़ें हमने देखा कि किस प्रकार प्रीपोजिशन अगर किसी नाउन से रिलेट करता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज का निर्माण करता है। फिर हमने क्या पढ़ी थी कि जब वो किसी एडजेक्टिव या वर्ब से अगर रिलेट करता है तो वो एक एडवर्ब फ्रेज बनाता है। और एक दो तीन चीज़ें थी जिसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, फिर हम लोग अपने आगे कहानी को बढ़ाएंगे। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये हमने एक प्यारा सा वर्ड लिखा था, इसको हमने बोला था अनदर वर्ड, ठीक है ना। और बीच में हमने क्या लिखा था, प्रीपोजिशन, और फिर यहाँ पे एक लिखा था हमने वर्ड। यही कहानी चल रही थी हमारी, ठीक है। और इसमें हमने आपको क्या समझाया था कि इस वर्ड के जगह पे दो ही चीज आ सकता है, या तो क्या आएगा नाउन, नहीं तो क्या आएगा प्रोनाउन। यही दो ही चीज आ सकता है, ठीक है। अब ये वर्ड जो है ना इस वर्ड से, ठीक है। अब देखिए कभी कभी होता है क्या कि बच्चे ये समझते हैं प्रीपोजिशन की जो पहले वाला वर्ड आएगा उसी से रिलेट करेगा। ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस के शुरू में भी आप पिछली वीडियोज के एग्जाम्पल सारा देख सकते हैं। तो ये इससे रिलेट करेगा। और क्या क्या होता है, अगर यहाँ पे जो है कोई नाउन आ सकता है, नाउन आएगा तो जाहिर सी बात है क्या आ सकता है बाबू बोलिए, प्रोनाउन आ सकता है। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है, वर्ब आ सकता है। और एक चीज़ और हमने बताया था कि इस प्रीपोजिशन का ये जो वर्ड होता है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। कैसा ऑब्जेक्ट होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट दो चीज़ का होता है, एक वर्ब का और दूसरा प्रीपोजिशन का। और सब्जेक्ट केवल और केवल वर्ब का हो सकता है, सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। समझे कि नहीं बात को। तो यहाँ हमने देखा कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और इसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि अगर नाउन या प्रोनाउन से ये प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को अगर रिलेट करता है तो ये दोनों मिल करके, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा। अगर एडजेक्टिव से या वर्ब से अगर ये रिलेट करता है, इससे अगर ये रिलेट करे तो फिर यहाँ ये किसका निर्माण करता है, एडवर्ब फ्रेज का ये निर्माण करता है। और इस छोटी सी कहानी को हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोज में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो आइए अब बात को हम लोग क्या करते हैं, इससे जरा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जरा प्यार से देखेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि दो तीन चीजें हम लोग को समझना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस में जो है प्रीपोजिशन वो जब आएगा तब कहीं ना कहीं नाउन के तुरंत पहले या प्रोनाउन के तुरंत पहले आएगा। लेकिन वेयर टू प्लेस अ प्रीपोजिशन इन सेंटेंस इट इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट ठीक है, इन दिस चैप्टर। तो मतलब प्रीपोजिशन को सेंटेंस में कहाँ प्लेस करें, सेंटेंस के शुरू में करें, बीच में करें या लास्ट में करें, और ये किस सिचुएशन में बीच में लास्ट में आता है, हम लोग उसी चीज को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कहानी को कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखेंगे जी। तो हम लोग का अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो हम लोग ये पढ़ेंगे, वेयर टू प्लेस प्रीपोजिशन ओके इन सेंटेंसेस। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहाँ गए कैमरामैन, ध्यान दीजिए। ध्यान देने का मतलब नहीं समझते हैं। चलिए तो बंधु, हमने पहले ही बताया था कि वेयर टू प्लेस प्रीपोजिशन इन सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन को सेंटेंस में कहाँ और कब जो है कैसे प्लेस यानी कि रखा जाता है, उसी के लिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिखे। अभी हम लोग एक एक एग्जांपल्स को समझे, एक एक एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। देखिए जनरली क्या होता है कि आप जैसे भी प्रीपोजिशन पढ़े हो, मुझे पता नहीं कि आपने कैसे पढ़ा है,
जो भी गुरुजी लोग पढ़ाए होंगे बहुत ही बेहतरीन पढ़ाए होंगे, लेकिन आप जो जानते हैं प्रेपोजिशन या किसी भी चैप्टर को जिसको मैं चंदन सर पढ़ाऊंगा, आपकी जानकारी में थोड़ा सा कोशिश यही है कि थोड़ा सा ज्ञान को क्या किया जाए, विकसित करने का प्रयास किया जाए। अगर मान लीजिए जंग लग गया होगा तो हम लोग उसमें पॉलिश लगा करके उसमें चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसी को लेकर के मैंने ये सिलसिला जो है ये यूट्यूब के माध्यम से शुरू किया है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक चीज़ को, फिर कॉन्सेप्ट यहीं से हम लोग लिखते चलेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, रेखा वॉज इन द रूम। ये तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है जी कि ये अपना नाउन है और नाउन के पहले हमने प्रेपोजिशन को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो ये तो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना जी। तो कि प्रेपोजिशन को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, किसी नाउन या प्रनाउन के जस्ट कहाँ बाबू, पहले। ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने ऑलरेडी क्या किया, पढ़ लिया। एक काम करते हैं ना, ऊपर वाला इरेज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जो रिसोर्स आपके पास हो उसी में बेहतर करने का प्रयास करिए। किसने कहा था जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम ने। और हम लोग भी यही जो मिल रहा है उसी से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं बेहतर किया जाए, ठीक है। खैर, तो पहला आपको कॉन्सेप्ट हमने क्या दे दिया सर जी कि प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन इन सेंटेंस। तो ये तो आपको ऑलरेडी जानते हैं। चलिए जी दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पहले देखते हैं चीज़ों को। तो एट मी ये भी तो अपना प्रोनाउन है ना जी, और उसके पहले हमने प्रीपोजिशन को प्लेस किया भैया। तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यही कॉन्सेप्ट हो गया नाउन या प्रोनाउन से पहले। अब जरा सा अगले सेंटेंस को देखिए। कुछ लोग का मैंने जनरली पूछा जाता है तो वो लोग यहीं तक आकर के अपनी कहानी को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। पहले भाई पहले कहना ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहले नहीं नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है और उससे किसी दूसरे वर्ड को रिलेट करता है। अगर इस तरीके से कहा जाए तो मजा आएगा, ठीक है ना। जैसे इस सेंटेंस में देखो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, आप क्या तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन कहाँ है भैया, बोलिए। सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है। फिर दूसरा 4th नंबर सेंटेंस जरा देखो भैया, होम डिड यू गिव इट टू, मतलब आपने ये इसे किसके लिए दिया, ठीक है। यहां भी प्रीपोजिशन कहाँ है भैया, लास्ट में। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इंटेरोगेटिव वर्ड, ठीक है, इंटेरोगेटिव जो भी वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनमें से जो अगर ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, किसके रूप में भैया, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो तो प्रेपोजिशन कहा जाता है लास्ट में। और आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट जो है जनरली व्हाट या होम से ही प्राप्त किया जाता है। तो हम एक थोड़ा सा लिख रहे हैं, हमने क्या बोला, अगर व्हाट या होम जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इंटेरोगेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन हम इसको बोल सकते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड है ना जी, ये अगर सेंटेंस में आया, कहाँ आया बोलो जी, ये अगर किसी सेंटेंस में आया तब प्रेपोजिशन कहाँ जाएगा, सेंटेंस के एकदम कहाँ जाएगा, लास्ट में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और ये किसका काम करेगा बोलो जरा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां तक आई होप आप समझ गए। आगे देखते हैं, हियर इज द सेल फोन दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। फिर कहाँ गया प्रीपोजिशन, बोलो बाबू, लास्ट में। आई नो द हाउस दैट शी लिव्स इन, मैं उस घर को जानता हूं जिसमें वो रहती है, ठीक है ना जी। तो यहां भी प्रीपोजिशन कहाँ गया, लास्ट में। दिस इज द रूम आई स्लेप्ट इन, यहां भी कहा गया, लास्ट में। दिस इज द रूम दिस इज द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, ये भी कहा गया, लास्ट में, ठीक है। अब यहां लास्ट वाला देखते हैं सेंटेंस, आई हैव अ फ्लैट टू लिव इन, इसमें भी कहा गया, लास्ट में। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए, देखिए एक वर्ड होता है हम लोग जिसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये भी सेंटेंस में आता है, आ गया तो भी प्रेपोजिशन लास्ट में जाएगा। अगर उसको अनएक्सप्रेस्ड किया जाए, क्या किया जाए, अनएक्सप्रेस्ड किया जाए, मतलब अगर उसको लोग छुपा ले, जैसे कि इस सेंटेंस में दिस इज द रूम आई स्लेप्ट इन, यहाँ पे उसको हिडन किया गया। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज द रूम इन विच आई स्लेप्ट, इन विच आई स्लेप्ट। तो इसमें एक्सप्रेस कर दिया गया है। इस दोनों को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को अनएक्सप्रेस्ड किया गया। इसमें भी क्या किया गया है, अनएक्सप्रेस्ड। इसको देखिए तो दिस इज द बॉय
ऑफ होम आई वॉज स्पीकिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑफ होम यानी कि होम वहां पे हमने क्या किया, बता दिया, लेकिन इसमें बताया नहीं गया है। और देखेंगे जब टू प्लस वर्ब वन को बोला जाता है भैया फुल इन्फिनिटिव, क्या बोला जाता है बोलो जरा, फुल इन्फिनिटिव। अगर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, किसके रूप में बोलो, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो भी प्रीपोजिशन सेंटेंस के कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो हम इसको इरेज करके बाबू लिख दें। और उसी तरीके से ये भी है हु इज इट फॉर, यहाँ भी प्रीपोजिशन कहाँ गया बोलिएगा, लास्ट में। तो इस प्रकार के भी कुछ एक्सप्रेशंस है जिसमें प्रीपोजिशन कहाँ जाता है, लास्ट में। तो एक काम करते हैं, इसको लिख करके कॉन्सेप्ट हम उतार देते हैं, ठीक है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और ग्रामर को जो है रटते रहिए। चलिए देखिए, तो जो भी हमने देखा हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि छापना है। छापने का काम तो कोई भी कर सकता है भैया, बुक खरीद लेगा, जो दिया है छाप देगा कहीं से भी। लेकिन इस पे और इस जगह पे, ठीक है, देखिए हम लोग जिस एरिया से आते हैं वो आप सभी को बता दूं, जितने लोग देख रहे हैं वो एरिया जो है हाँ हिंदुस्तान में पॉपुलर है, लेकिन हम लोग जिस गांव में है बड़ा छोटा सा गांव है। और जो भी व्यवस्था है हम लोग करके, और आप लोग को ये थोड़ी बहुत अगर जो भी इंग्लिश प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि कैसा कॉन्सेप्ट आपको फील हो रहा है। ग्रामर रट के थोड़े आता है जी, है कैसे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ना तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी। अभी इसको चलिए ना, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ्रेजल वर्ब में सब तकलीफ होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में तकलीफ होता है। तो क्यों तकलीफ होता है, क्योंकि आप रटने का काम करते हैं इसलिए। और हम लोग क्या करेंगे, उसको हनुमान गियर में लेके आएंगे। हनुमान गियर मतलब कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे वर्ड्स आपको याद कर देगा, ठीक है। तो आइए, हमने अभी क्या समझाया भाई आपको, एक हमने लिखा था वर्ड, देख लो भाई, ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है भाई। अगर इसको आप दे दो या इसको आप अनएक्सप्रेस्ड कर दो, आप इसको या तो मत दो। लेकिन जब ये किसी कहाँ आएगा बोल भैया, अगर ये किसी सेंटेंस में, ये मत समझना कि इसके बाद नहीं भैया, कहाँ आएगा बोलो, सेंटेंस में, तो प्रीपोजिशन कहाँ जाएगा बोलो जरा, सेंटेंस का कहाँ, लास्ट में। कहाँ जाएगा, लास्ट में। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, कि अगर टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस क्या जी, इसको तो हम लोग यूज करते हैं फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव कह के, ठीक है जी। अगर ये सेंटेंस में किसका काम करे बाबू बोल जरा, ऑब्जेक्ट का, किसका काम करे, तो फिर इसके साथ जो प्रीपोजिशन प्लेस होगा भैया सेंटेंस के कहाँ प्लेस होगा बोलो भाई जरा, लास्ट में। कहाँ होगा, लास्ट में। समझे कि नहीं बंधु। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आई होप आपको मिल रहा है, और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब को दबाइए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो इसको आप लिख लीजिए। एक और छोटा सा एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, देखेंगे बुआ जरा, कि बोलता था लोग ना, विच क्लास डू यू, आगे क्या, रीड इन, यहाँ भी गया लास्ट में। या इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते थे ना, इन विच क्लास डू यू रीड। तो यहाँ याद रखिएगा सेंटेंस के शुरू में भी प्रीपोजिशन आ जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हम लोग देखेंगे, इडियम्स देखेंगे, ठीक है, जिसकी शुरुआत किससे होती है, किसी ना किसी प्रीपोजिशन से। लेकिन ये सेंटेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यानी कि हमने क्या जाना, प्रीपोजिशन सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, प्रीपोजिशन सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में भी। लेकिन 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 जब आएगा तब ऑब्जेक्ट के लिए ही आएगा, और ऑब्जेक्ट होने पर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, देखिए चीज़ों को ना समेट के रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में बातें कर रहा हूँ, और जब तक आप
चीज़ों को पीछे से नहीं पढ़ते चलेंगे, ठीक है, तब तक सारी चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी। क्योंकि ये वो नहीं क्लास चल रहा है कि व्हाट इज प्रेपोजिशन एंड यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन। ये क्लास चल रहा है कि वास्तव में प्रेपोजिशन है क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो सेंटेंस में कहाँ आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ना, कब, क्यों, कैसे, ये सारा सवाल का जवाब आपको देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेपोजिशन समझ में आ जाए। और इसके बाद जो भी ग्रामर का चैप्टर शुरू होगा ना, वो भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए टाइम एंड टेंस, तो बचपन में वही पढ़ा ना जी, ताते थी को प्रेजेंट मानो, थाते थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस का पहचान। दिस इज कॉल्ड द बकवास इंग्लिश। इसको क्या कहते हैं? बकवास इंग्लिश, ठीक है जी। चूंकि वो बचपना था, चल गया, ये बचपना थोड़ी है। यहाँ समझना पड़ेगा कि वो चीजें हैं तो है क्या। चलिए देखते हैं। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, ओके, and now I'm going to discuss one by one that which one is correct or which one is incorrect and why। ठीक है, इनके पीछे क्या रीजन है उस सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये जो है इधर वाला मैंने थोड़ा सा जगह बाबू छोड़ा है किसके लिए, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इसमें क्या बात है। और इस चीज को हमेशा लाइफ टाइम याद रखना। सारे वीडियोज आप देखिए, देख करके आपको लग ही जाएगा कि ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कॉन्सेप्ट रखने वाला चीज है, ठीक है ना। चलिए देखते, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। ही ऑर्डर्ड, पहले बात करते हैं ऑर्डर वर्ड का। ऑर्डर वर्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव। जैसे ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया। एंड ट्रांजिटिव वर्ब का क्या कंसेप्ट है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है ए वर्ब व्हिच हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट, जिसका खुद का क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, वो वर्ब क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आपने वॉइस चैप्टर में बहुत बार पढ़ा होगा। तो मैंने क्या कहा कि ये वर्ब कौन सा वर्ब है, बोलो जरा। ये हो गया अपना ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? अब जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही जाता है तो फिर बता प्रीपोजिशन यूज करने का जरूरत है, क्योंकि प्रीपोजिशन का भी खुद का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन किस सिचुएशन में यूज होता है? जब सेंटेंस में जनरली इंट्रांजिटिव वर्ब दिया जाए। कौन सा वर्ब दिया जाए? इंट्रांजिटिव वर्ब दिया जाए। ध्यान से सुन लो, यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ आ गया भैया कि अगर वर्ब क्या लिखा हो, बोलो जरा। अगर वर्ब होगा, बोलो जी, ट्रांजिटिव वर्ब होगा ना जी, समझ रहे हैं भाइयों और बहनों। तो इसके बाद जो है हमें प्रीपोजिशन रखना है? नहीं रखना है, हमें प्रीपोजिशन नहीं रखना है भाई। इस कॉन्सेप्ट को जो है ना एकदम गांठ बांध के रख लेना कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके बाद हमको प्रीपोजिशन रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन रख देते हैं तो ये हो जाता है सुपरफ्लुअस, एक एक्सप्रेशन होता है, उसकी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, ओके। अगेन देखते हैं, he'll inform to your father। अब इन्फॉर्म भी अपने आप में ट्रांजिटिव है। आपने कभी सुना है जी, जैसे बोला जाता है ही इन्फॉर्म्ड मी, आई हैव कम, ठीक है जी, टू इन्फॉर्म यू। कभी भी इन्फॉर्म के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फिर इसके बाद प्रीपोजिशन रख दिया गया है जी, तो फिर ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ही डज नॉट ओबे, देखो जी, ओबे तो अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आप बोलते थे ना जी कि He does not obey my words, वो मेरे वो शब्दों का या कही गई बातों का जो है पालन नहीं करता है। तो ओबे का तो ये अपने आप ऑब्जेक्ट है। तो फिर जब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही है तो प्रीपोजिशन हमको देना जरूरत है जी, बिना काम का एक्सप्रेशन आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है भाई। He she carefully investigated into the case। अब सेम कंडीशन है, इन्वेस्टिगेटेड का मतलब ही होता है किस चीज का क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना। तो किस चीज का इन्वेस्ट करना जी? केस का। तो फिर हमको इनटू का जरूरत है? नहीं है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब प्लस नो प्रीपोजिशन। याद रखना है भाई। अब मैं बोलूंगा आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब बोलो जी आई रोट अ लेटर, आई रोट 2 लेटर लिखाएगा, आई रोट इन लेटर लिखाएगा, आई रोट 4 लेटर लिखाएगा? कभी नहीं। समझ रहे हैं? चूंकि राइट, रोट, राइट जो भी वर्ब है ये अपने आप में ट्रांजिटिव है। क्या है?
ट्रांजिटिव, और उसके बाद हमें प्रेपोजिशन डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो जी खूब प्यार से, ही इंजॉयड द पार्टी। ये इंजॉयड अपने आप में एक है ट्रांजिटिव वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगला देखो, ही एंजॉयड इन द पार्टी, उसने एंजॉय किया। ये तो क्या है बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है ये जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है, देखिए जहां कहीं भी वीडियो को देख रहे हैं साथ में बोलने का प्रयास करिएगा, तभी मजा आने वाला, नहीं तो चीजें बाउंस बॉल, तो फिर तो नो बॉल, समझ में आएगा नहीं, समझ रहे नहीं, इसलिए समझिए मैंने क्या बोला। जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो बीच में जबरदस्ती प्रेपोजिशन घुसाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो सेंटेंस में वो सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन बन जाता है बिना काम का, और वो सेंटेंस को क्या करेगा, गलत कर देगा, तो फिर आपको लड्डू मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ देखो, ही एंजॉयड द पार्टी, इन दिस सेंटेंस एंजॉयड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड द पार्टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली correct. But look at this sentence, he enjoyed in the party. Here the party is an object, no doubt, but it is the object of this preposition. ये इन का ना ऑब्जेक्ट हो गया जी। इन अपने आप में क्या है बोल बाबू, प्रेपोजिशन। बोलो क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में इसके जगह हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और क्या लिखना पड़ेगा, हिमसेल्फ। क्या लिखते हैं, कहीं कहीं भाई बंधु इसको रिफ्लेक्सिव वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। किस वर्ब से, और क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव है, कहेगा हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। भैया हम ऑब्जेक्ट के बिना रह नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अब सही हो गया सेंटेंस, इन द पार्टी, उसने अपने आप को एंजॉय किया, कहाँ, पार्टी में। बोल भाई समझ में आ गया। यानी कि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट देने का जरूरत, प्रेपोजिशन देने का जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो बीच में प्रेपोजिशन घुसाने की जरूरत नहीं है। समझ गए भाई। अब अगला देखो जी, रोहन डाइड हिज फ्रेंड। अब डाइड का मतलब तो होता है मरना, डाई मतलब क्या होता है, मरना। मरना तो इंट्रांजिटिव हो गया। अरे मारना ना ट्रांजिटिव होगा, मैंने राम को मारा। ऑब्जेक्ट तो या तो व्हाट से नहीं तो होम से, तो किसे मारा, राम को, तो वो तो ट्रांजिटिव। लेकिन मैं मर गया, वह मर गई, वे मर गए, भैया ये तो अपने आप इंट्रांजिटिव है, इसको क्या बोलो, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए याद रखना भाई, खूब प्रेम से याद रखना। देखो जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कौन सा वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब, वो उसके बाद जवाब किस चीज का देते हैं, या तो वेन का, या तो हाउ का, और नहीं तो किसका देगा बोल भाई, वेयर का। ठीक है जी। अब ये जो भी चीज है ये तो अपने आप में बोलो क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। ठीक है। अब इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब बनने के लिए सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना, उसके पहले आना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं नाउन प्रेपोजिशन मिलके एडजेक्टिव बनाता है। ठीक है जी, आपने पढ़ा है ना। और एडजेक्टिव और वर्ब अगर मिल गया तो एडवर्ब बना लेगा। तो ये व्हेन, हाउ, वेयर, ये तो एडजेक्टिव एडवर्ब है ना जी। तो इसको एडजेक्टिव एडवर्ब भी कब बनेगा, जब नाउन जो रहेगा उसके पहले हम क्या जोड़ देंगे, प्रेपोजिशन। तो बोले ये नाउन है कि नहीं है। और ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब हो गया बोलो, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बताए इसको सही करने के लिए अगर बीच में कोई प्रेपोजिशन लगा देंगे तो ये प्रेपोजिशन मिल करके एडवर्ब बना देगा कि नहीं बना देगा, क्योंकि इधर क्या है, वर्ब है। तो अब यहाँ क्या लिख देते हैं कि ही डाइड, विथ लगा देते हैं, विथ हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ मर गया। अब देखो ये मिल करके क्या बना देगा बोल भैया, एडवर्ब। क्या बना देगा, एडवर्ब। बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो इस तरीका से जो है हमें इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या देना जरूरी है बोल भाई, प्रेपोजिशन। क्या देना जरूरी है, तो याद रखिएगा, ऐसे ही आंख मुन के कहीं नहीं घुसा देंगे। ट्रांजिटिव है नो प्रेपोजिशन, इंट्रांजिटिव है भैया उचित प्रेपोजिशन। कैसे प्रेपोजिशन, उचित तो सेंस के आधार पे। जैसे हम बोलते हैं रोहन डाइड, क्या बोलते हैं, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ मर गया, चलो ठीक, रोहन डाइड विदाउट हिज फ्रेंड।
अपने दोस्त के बिना मर गया तो भी सही। रोहन डाइड फॉर हिज फ्रेंड, अपने मित्र के लिए मर गया तो भी सही। यानी कि जैसा सेंस चाहिए वैसा प्रेपोजिशन ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्लास में घुसा, ठीक है जी, मैं क्लास में अंदर गया, तो आई क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, आई वेंट इनटू द क्लास बोल सकते हैं। अगर हम मोशन में हैं तो आगे चीजों को पढ़ेंगे। अब क्लास से बाहर आया तो आई केम आउट ऑफ द क्लास, तो अर्थ के अनुसार ना प्रेपोजिशन लिखते हैं कि आंख मूंद के कहीं कुछ लगा देंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट हमें दो क्या मिला, ट्रांजिटिव वर्ब नो प्रेपोजिशन, इंट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन। उसके बाद जो भी आएगा, ये जो भी आएगा वो क्या होगा, या तो एडजेक्टिव नहीं तो एडवर्ब। कैसे बनेगा, इस प्रेपोजिशन के साथ मिल करके, क्या करके। और एक्चुअली में यहाँ क्या दिया रहेगा, कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन। तो दो कॉन्सेप्ट फटाफट लिखिए, सारी चीज को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे दो छोटे छोटे और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ब दिया गया है, ये दोनों का दोनों वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव है। क्या है, इंट्रांजिटिव। भैया ट्रांजिटिव होगा तो वाट या होम का जवाब लेते आएगा, ठीक है ना जी, जो हम लोग समझ रहे थे। क्या, जैसे मैं बोलूंगा मैं लिखता हूँ, राइट, देन सामने वाला पूछेगा क्या, तो बताओ क्या, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूंगा मैं पढ़ाता हूँ, क्या बोलना पड़ेगा ना। मैं खाता हूँ, क्या, अरे मैं जानता हूँ, किसको, क्या, तो क्या किसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है, उसको जवाब चाहिए और चाहिए। लेकिन इंट्रांजिटिव को जवाब की जरूरत नहीं है। मैं सो रहा हूं, बोलो, मैं बैठा हूं, अब बताओ, मैं दौड़ रहा हूं, बोलेंगे कुछ नहीं जी। तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग प्रेपोजिशन देते हैं। क्यों, चूंकि प्रेपोजिशन उस नाउन के साथ मिलकर के एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बनाता है, तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जैसे देखो ना, आई वेंट स्कूल, मैं गया, मैं जी कहाँ बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना जी। तो ये तो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि वाट या होम से जवाब नहीं ना मिला। तो जब इंट्रांजिटिव आया तो आप बचपन से पढ़े हो कि नहीं हो पढ़े हो, टू स्कूल, तो आज समझ में आ गया टू क्यों लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि पहले वाला कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव, और सामने इधर क्या आ गया, नाउन, और नाउन और ये प्रेपोजिशन मिल करके भैया कुछ ना कुछ बनाएगा, चाहे वो एडजेक्टिव बनाए चाहे वो एडवर्ब बनाए। तो इसलिए अगर इसको हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोलो, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी जरूरत हमें है, इसीलिए बचपन से ना पढ़ने, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन कोई पूछ दे टू क्यों, बिना टू का काम चल जाएगा, तो अब क्या बोलेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि गोइंग और वेंट जो भी है कम, ये सब के सब इंट्रांजिटिव है। अगला देख लो जी, सी वाज स्लीपिंग बेड, सेंटेंस बना। आई एम सिटिंग चेयर, बनेगा, बोलो जी, कभी नहीं बनेगा। फिर इसको क्या चाहिए, प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो सी वाज स्लीपिंग क्या लगाते हैं यहाँ पे, इन बेड। अब ऑन बेड है कि इन बेड है, लेकिन इन बेड ही करेक्ट है। अब वाई दिस कोलावेरिटी वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है, इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी जो चीज़ भी आपने शुरू से लेकर के अब तक पढ़ा, जरा उसको 2 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। फिर जो है कहानी को हम लोग कहाँ आगे देख लो भैया। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है, अभी टेलर है, पूरा फील माना क्या है, बाकी ये बड़ा पढ़े हैं ना जी कि इन माने में, समझ रहे हैं, ऑन माने पर। तो जो गधा हिंदी पढ़ता है ना, हमने क्या बोला, गधा, वो बकवास अंग्रेजी पढ़ लिया है। अब वो क्या होता है नहीं होता है हम लोग यूथ से समझेंगे। तो अभी पूरा रामायण, ठीक है जी, बाकी अभी रावण वध हुआ नहीं है, देखेंगे। हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है, बोल भैया, खूब अच्छे से समझते चले जा। हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन जो है अपने आप में कौन सा वर्ड होता है, बोलो, एक रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है जी, रिलेटिंग वर्ड ये होता है। फिर हमने पढ़ा ना जी, और ये किस चीज को रिलेट करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या बोल बाबू किससे, प्रेपोजिशन मतलब वर्ब से
किसे रिलेट करता है? वर्ब से। और इसी बीच में कौन भाई साहब आ जाते हैं? बोलो जरा, प्रेपोजिशन। क्या आता है? तो ये जो प्रेपोजिशन है ये किसी नाउन प्रनाउन को किसी दूसरे नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव या वर्ब से क्या करता है? बोल भाई, रिलेट। क्या करता है? बोलो जी, रिलेट करता है। चलो जी, पहला कॉन्सेप्ट तो दिमाग में घुस गया होगा, बोलो हाँ या ना। चलो जी, अगला हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, खूब प्यार से समझिएगा। देखेंगे कि ये जो नाउन या फिर यहाँ प्रोनाउन, अगर कोई प्रीपोजिशन आया और इधर तो नाउन या पक्का क्या आएगा? बोलो, प्रोनाउन। तो ये मिल करके क्या बनाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बनाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव या कोई वर्ब और यहाँ पे प्रीपोजिशन और इधर क्या आ जाएगा? बोलो जरा, नाउन या प्रोनाउन। तो ये मिल करके क्या बनाएगा? एडवर्ब फ्रेज। क्या बनाएगा? एडवर्ब फ्रेज। रामायण ये हो चुका था। अब थोड़ा सा कहानी में और देखते हैं। हनुमान जी को बुलाते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ आएगा। तो बोल भैया, कहाँ आएगा? बीच में आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में। अब लास्ट में कब कब आएगा? जब WH वर्ड, वाट और हुम जैसे वर्ड जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तब प्रेपोजिशन लास्ट में। अगर ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे दैट या विच वगैरह दे दो या छुपा लो तो भी प्रीपोजिशन कहा जाएगा लास्ट में। अगर 2 + वर्ब 1 इज यूजुअली नोन एज व्हाट? इन्फिनिटिव। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो भी प्रीपोजिशन कहा जाएगा लास्ट में। और कुछ सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन कहा जाता है शुरू में, जैसे इन विच क्लास डू यू रीड इन। समझे कि नहीं बंधु? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में, इसको एकदम बार बार पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, 10 बार देखिए, लिखिए, सीखिए और इतना कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है ना? अब देखते हैं जी इस कहानी के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब देखेंगे प्यार से। अब हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ जाना जरूरी है। ठीक है, अभी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं अभी यूज कब शुरू होगा। अरे यूज आसान है, पहले चीज़ को तो समझ लो कि कोई यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे होगा, ये तो बाद में देखेंगे। अभी क्यों का जवाब मिला कि नहीं मिला? प्रीपोजिशन क्यों आता है भैया? रिलेट करने के लिए, रिलेशन शो करने। बोलो हाँ या ना? आता है, आता है, जरूरी है। और वो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जनरली आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ तो ना बाबा ना, आने वाला वो नहीं है। और क्यों आता है? चूंकि नहीं आएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सेंटेंस से सही नहीं होगा। देखो जी आगे हमें क्या पढ़ना है। चलो, बड़ा तेजी में शताब्दी एक्सप्रेस चला था, अब आ जाओ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है नहीं? अब देखिए ये हमने क्या लिखा? प्रेपोजिशन। फिर वहीं आ गए। अब देखो बुक में ना प्रेपोजिशन के काइंड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सिंपल प्रीपोजिशन या सिंगल प्रीपोजिशन, ऐसे टाइप 1। टाइप 2 में लिखता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसका पार्ट 3 जो लिखता है वो फ्रेजल प्रीपोजिशन लिखता है। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो अलग अलग चीज़ें। मैं क्या करता हूँ ना, उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेके चलता हूँ, बात वही रहेगी, तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है जी, देखते हैं। तो ये प्रीपोजिशन जो है समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे जनरल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे भैया? बोलो जरा, बेसिक। बोलो क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है भाई। दूसरा जो आएगा सेकेंड वाला, जरा ध्यान दे दो जी, देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है अभी भी घर पे लेके छाप रहे हैं, नहीं? अरे समझिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में छापते रहिए, नहीं छापिए, आपकी इच्छा। दूसरा जो होता है जी, इसका होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी, या कहीं कहीं फ्रेजल वर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोला जाता है। ठीक है जी, इसलिए टेंशन लेने का बात नहीं है। अब जी आगे दे दो। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं भाई? बोलो जरा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? बोलो हाँ जी, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड क्या? प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जगह है ना जहाँ पे प्रीपोजिशन फिक्स है, जो है वही आएगा, आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे भैया। और एक और आता है, लास्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इडियोमेटिक प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं जी? इडियोमेटिक, यानी कि भैया कुल मिला के प्रीपोजिशंस इन इडियम्स या विद इडियम्स। इसको दूसरे तरीका से बोलो, क्या बोलो भाई? बोलो जरा, प्रीपोजिशंस विथ इडियम्स। कोई दिक्कत भाई? बहुत सारे इडियम्स जैसे आपने पढ़ा है ना, एन एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का
तारा होना। बाय द वे, इसमें बाय आ गया प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें फॉर आ गया, बोलो क्या जी, प्रीपोजिशन। जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स, इसमें ऑफ क्या आ गया, बोलो जरा, प्रीपोजिशन। तो इतने तरीका से होते हैं। और एक जो इसके बाद जो है हमने जो पढ़ा था कि सुपरफ्लूस, जहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब वाला केस था, बोलो हाँ या ना। तो ये चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो बेसिकली ये फ्रेजल प्रीपोजिशन जो है ना, समझते हैं, ये तो समझने का पूरा हिस्सा है। मतलब इसमें से कुछ प्रीपोजिशन होगा जो पोजीशन को डिनोट करेगा, बोलो किसको, बोलो, यही डिनोट करेगा किसको, डायरेक्शन को। बोल बाबू किसको, डायरेक्शन को शो करेगा। यही किसको शो करेगा, बोलो, टाइम को। किसको शो करेगा, तो और यही शो करेगा किसको, बोलो जरा, प्लेस को। किसको शो करेगा, प्लेस को। यानी कि जितने भी जनरल प्रीपोजिशन, छोटा छोटा नहीं पढ़े हैं, इनका प्रयोग बड़ा प्लेस, एट का प्रयोग छोटा प्लेस, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो इन मतलब फलाना आता, एट मतलब चिलानवा। तो वही जनरल प्रीपोजिशन में थोड़ा बहुत अंतर होता है, खेल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। अब ये क्या होता है समझेंगे। तो ये होता है नाउन्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। नाउन्स फॉलोड बाय व्हाट, बोलो जरा, प्रीपोजिशन। कुल मिला के वो ना बुझाए ना, तो समझ लो नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ये मिल करके एक फ्रेज बनाता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। उसके बाद जो देखते हैं इसके बाद जो आता है कुछ जो होते हैं, देखिए एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। बोलो बुआ क्या लिखा मैंने, एडजेक्टिव या क्या, पार्टिसिपल्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। फॉलोड बाय बोलो जरा क्या, यानी कि कुल मिलाकर के एडजेक्टिव या पार्टिसिपल से बने हुए प्रीपोजिशन। और तीसरा होता है जी मतलब वर्ब्स, ठीक है, फॉलोड बाय बोलो क्या, प्रीपोजिशन। यानी कि तीसरा हो गया वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन थे। ये अपना इतना बड़ा, और इसको तो मैक्सिमम याद करना है, लेकिन हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टेंशन नहीं हो, ठीक है ना। तो इतना सारा तरीका हम लोग को पढ़ना है। मज़ा आएगा अगली वीडियो में जब मैं शुरू करूँगा। देखो जी, होता क्या है कि कुछ लोग जो हमारे महान लोग हैं, जो पढ़ाने वाले हो, आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ा करके जो है ना, क्या करते हैं, आपको चकमा दे देते हैं कि इन का प्रयोग यहाँ, एट का प्रयोग वहाँ, ठीक है जी, ऑन का प्रयोग यहाँ, अपॉन का प्रयोग वहाँ। मैं वैसे नहीं पढ़ाऊँगा। मैं अगर इन शुरू करूँगा तो इन, पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, जितना आता है इन, बस इधर वाला हिस्सा छोड़ के, उतना एक बार मैं इनको लेके जाऊँगा, क्योंकि फिर बार बार इनको लाना उचित है जी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं ऑन शुरू करूँगा तो पूरा पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम और प्लेस, कहाँ कहाँ ऑन आएगा, टोटल हम लोग लेकर के चलेंगे। समझे कि नहीं समझे भाई। तो इस तरीका से जो है हम लोग प्रीपोजिशन को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, कि चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि क्या चंदन सर आपको सेटिस्फाइड करने में, किसमें, इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है या नहीं है, आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं अगली वीडियो में इस डाउट को क्या करूँगा, दूर करूँगा। ठीक है ना जी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और मन लगा कर घर पे पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।